ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सरकार का यह दावा क्या सिर्फ कागजी है? क्या पर्दे के पीछे कुछ ऐसा पक रहा है जिसे दिल्ली की साख पर सवाल खड़े हो सकते हैं? आज हम उस खबर की परतें खोलेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। एक तरफ चीन दावा कर रहा है कि उसके इंजीनियर्स ने पाकिस्तान की मदद की और भारतीय राफेल को मार गिराया, और दूसरी तरफ खबर आ रही है कि भारत और पाकिस्तान के पूर्व अधिकारी कतर और एशियाई देशों में चुपके चुपके मुलाकात कर रहे हैं। तो क्या ऑपरेशन सिंदूर के बीच बातचीत का यह नया दौर मोदी सरकार की कूटनीतिक हार है? क्या ट्रंप और मुनीर की नजदीकी ने भारत को बातचीत की मेज पर आने को मजबूर कर दिया है? और सबसे बड़ा सवाल, एक तरफ चीन से युद्ध जैसे हालात पाकिस्तान से, और दूसरी तरफ उसी चीन को एफडीआई में छूट और हर चीज में ढिलाई क्यों? आखिर मोदी सरकार की विदेश नीति किस दिशा में जा रही है? क्या मोदी सरकार की विदेश नीति की पोल खुल गई है? क्या भारत की छवि के लिए मोदी सरकार के बयान और बैकडोर ऐसी बातचीत खराब है? क्या घरेलू राजनीति में मोदी सरकार के दिए गए बयान उसे अब भारी पड़ेंगे, या उससे निपटने के लिए भी मोदी सरकार ने कोई सिस्टम बना रखा है? इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास शो आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आशुतोष जी, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, सेना सरकार लगातार कहते रहते हैं राजनाथ सिंह, लेकिन यह बातचीत क्या बताती है? देखिए, ये बातचीत कई संदर्भों में बहुत अहम है। अहम इस संदर्भ में है क्योंकि भारत की लगातार नरेंद्र मोदी के आने के बाद से एक माचो नेशनलिज्म की छवि रही है कि हर हालत में पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे, पाकिस्तान को हमने घुसकर मारा, और अगर किसी तरीके की हिमाकत की तो उसके दांत खट्टे कर देंगे। इस तरीके की बातें लगातार पाकिस्तान को लेकर भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कही जाती रही है। और पिछले दिनों जो सबसे अहम भूमिका थी, जब पहलगाम के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की नौबत आ गई ऑपरेशन सिंदूर के जरिए, और फिर अचानक सीजफायर, तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर तक नौबत आई है, और अभी तक ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर को पॉज किया गया है, यानी थामा गया है, उसको खत्म नहीं किया गया। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। तो ऑपरेशन सिंदूर जब इस बीच में जारी है, वैसे में इस बातचीत का क्या अर्थ है? ये एक बहुत ही गूढ़ सवाल है। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि सवाल क्यों गूढ़ है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नीति है कि आतंकवाद और बातचीत दोनों साथ साथ नहीं चल सकती। तो एक तरफ क्या पाकिस्तान ने ये कह दिया है कि उनकी तरफ से कोई आतंकवादी गतिविधियां नहीं होंगी? क्या कोई घटनाक्रम ऐसा नहीं? आपने देखा कि पहलगाम के बाद भी लाल किले पर एक आतंकवादी गतिविधि हुई, वहां पे बम फूटा, लोगों की जानें गई। लेकिन उसमें जो सबसे हैरानी वाली बात थी, जो सबसे हैरत अंगेज बात थी, एक बार भी भारत सरकार के द्वारा आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा गया कि दरअसल लाल किले के बम ब्लास्ट में पाकिस्तान का हाथ है। ये जरूर दबे छुपे कहा गया कि ये एक आतंकवादी गतिविधि है, लेकिन जैसा पहले अक्सर होता था कि किसी भी तरीके का कहीं भी कोई भी बम ब्लास्ट होता था तो भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार फौरन उसको पाकिस्तान से जोड़ देती थी और पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात करती थी। लेकिन लाल किले के ऊपर हमला होने के बाद ऐसे किसी शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया गया। उस वक्त मैं जरूर चौंका था कि आखिर ऐसा क्या है। तो उसका सबसे बड़ा कारण यह था कि क्योंकि उसके पहले भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने साफ तौर पर कहा था कि हम ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, और अगर किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधि भारत में पाकिस्तान के द्वारा स्पॉन्सर्ड की गई तो फिर युद्ध के स्तर पर उसका जवाब दिया जाएगा। जब आप ये कहते हैं कि अब युद्ध के स्तर पर जवाब दिया जाएगा, उसका सीधा सा अर्थ यह है कि अगर भारत में कहीं भी किसी भी तरीके की आतंकवादी गतिविधि होगी तो फिर उसमें ऑपरेशन सिंदूर जैसा वाकया ही होगा। लेकिन आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, हमारे सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वो भी इस तरीके को इस बात को जानते हैं कि हर आतंकवादी गतिविधि के बाद ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देना एक बहुत ही नामुमकिन सी स्थिति हो जाती है, और नामुमकिन होता है। दरअसल इस तरीके की बयानबाजी भारत सरकार की तरफ से एक राजनीतिक स्तर पर देना तो ठीक है, लेकिन डिप्लोमेटिक स्तर पर देना बिल्कुल गलत होगा, और एक रणनीति के तहत भी इस तरीके का जवाब देना गलत होगा। क्योंकि हर आतंकवादी, पाकिस्तान फिर बार बार चाहेगा कि भारत में आतंकवादी गतिविधि हो ताकि भारत इसी में उलझा रहे,
कि वो बार बार पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश करे और उससे निपटने की कोशिश करे। तो वो एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसमें खुद भारत सरकार या नरेंद्र मोदी की सरकार उसमें फंस गई थी, और इसी वजह से लाल किले पर हमले के बाद उसने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अब ये जो पूरा घटनाक्रम है, इस घटनाक्रम को अब आगे जोड़कर देखिए कि इस वक्त जो पूरी अंतरराष्ट्रीय बिरादरी है, जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है, जो ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स है, वो पूरी तरीके से बदलती हुई दिखाई पड़ रही है। ईरान पर जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने हमला किया, और उसके बाद पाकिस्तान ने जिस तरीके से एक जिसे कहते हैं ना, ट्रबल शूटर की भूमिका निभाई, एक पीस मेकर की भूमिका निभा रहा है। और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ईरान और अमेरिका के बीच में जो युद्ध को लेकर एक संधि होती हुई दिखाई पड़ रही है, या दोनों के बीच में जो युद्ध रुका है उसका काफी कुछ, उसका क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान को जाता है। ऐसे में जब पाकिस्तान इतनी अहम भूमिका निभा रहा हो, अमेरिका उस पर इस तरीके से डिपेंडेंट हो, चीन उसका आज की तारीख में सबसे बड़ा दोस्त बना हो, रूस से उसके संबंध पहले से बेहतर हुए हो, तो इस संदर्भ में अगर मान लीजिए कि कोई आतंकवादी गतिविधि पाकिस्तान की तरफ से होती है, तो क्या भारत एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने का जोखिम उठाएगा? यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान की जो भूमिका थी उसमें हम ये मान के चलते थे कि अमेरिका उस तरीके से उसके साथ खड़ा नहीं होगा, या चीन उससे उस तरीके से खड़ा नहीं होगा। लेकिन जिस तरीके से ईरान क्राइसिस के दौरान पाकिस्तान की एक ग्लोबल इमेज बनी है, उसकी जो ग्लोबल स्टैंडिंग बढ़ी है, उसका जो ग्लोबल स्टेचर बढ़ा है, उसने भारत को सोचने के लिए मजबूर कर दिया है, और नरेंद्र मोदी सरकार को सोचने के लिए मजबूर कर दिया, और बिल्कुल सही सोचने के लिए मजबूर किया है कि अब आपको बदले हुए जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे को बंद करना कोई अच्छा विकल्प नहीं होगा, बल्कि आपको बातचीत का दरवाजा खुला रखना पड़ेगा। और उस बातचीत की एक तरीके से शुरुआत जो औपचारिक तौर पर नहीं है, सिर्फ एक तरीके से कह सकते हैं कि जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, उस बैक चैनल डिप्लोमेसी की एक शुरुआत हुई है, जिसे कहते हैं ट्रैक 2 डिप्लोमेसी, जहां पर आप ये देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो पूर्व जनरल्स हैं, जो पूर्व डिप्लोमेट्स हैं, उन्होंने एक दूसरे से बातचीत करना शुरू किया। यानी दोनों एक दूसरे को टटोल रहे हैं कि बदली हुई जियो पॉलिटिकल सिनेरियो में क्या भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई शांति वार्ता हो सकती है, कोई ऐसी बातचीत हो सकती है जहां ये समझ बने कि एक दूसरे के ऊपर हमला करने से या आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने से किसी को कोई फायदा होने वाला नहीं है। और अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि भारत पाकिस्तान के रिश्तों में एक बेहतर समझ का परिचायक ये होगा, क्योंकि अभी तक जब से 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए हैं, आपको याद होगा कि अपने पहले शपथ ग्रहण समारोह में उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को इनवाइट किया था, साथ ही साथ साउथ एशिया के दूसरे राष्ट्राध्यक्षों को भी इनवाइट किया था। लेकिन जब उरी में आतंकवादी गतिविधि हुई, पठानकोट में आतंकवादी गतिविधि हुई, और फिर जिस तरीके से भारत ने उसका जवाब देने की कोशिश की, एक सैन्य तरीके से उसका जवाब देने की कोशिश की, उसके बाद से भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत के दरवाजे पूरी तरीके से बंद हो गए। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि जब टीवी चैनल्स के ऊपर जब मैं कहा करता था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत ही एकमात्र रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो तमाम टीवी एंकर, तमाम एक्सपर्ट मेरे ऊपर टूट पड़ा करते थे और कहते थे कि आप तो पाकिस्तान परस्त हैं। हकीकत यह कि पाकिस्तान परस्त होना एक अलग तरीके की बात है, लेकिन भारत और पाकिस्तान के बीच में शांति की बात करना, बातचीत की बात करना, यह अलग तरीके की बात है। और अंत में आज की तारीख में कह सकता हूं कि मैं सही साबित हुआ, और उन तमाम लोगों को दरअसल अब बगने झांकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत और किसी भी तरीके की शांति वार्ता का खुलकर विरोध करते थे, और उनको लगता था कि पाकिस्तान एक आतंकवादी संगठन को बढ़ावा देने वाला देश है, विदेश नीति उसकी विदेश नीति में आतंकवाद जो है वो उसका इंटीग्रल पार्ट है। ऐसे में आप किसी तरीके से पाकिस्तान से बातचीत करके आश्वस्त नहीं हो सकते कि भारत के ऊपर वो आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम नहीं देगा। मेरा तब भी ये मानना था, मेरा आज भी मानना है कि बातचीत ही एकमात्र जरिया है जिसके जरिए आप पाकिस्तान को समझा सकते हैं और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग कर सकते हैं। जो ये सर्जिकल स्ट्राइक वाली जो पॉलिटिक्स है, या सर्जिकल स्ट्राइक वाली जो पॉलिसी है, या ऑपरेशन सिंदूर वाली जो पॉलिटिक्स है, वो कुछ समय के लिए तो ठीक हो सकती है, लेकिन हमेशा के लिए ठीक नहीं हो सकती। जब ईरान और अमेरिका बातचीत कर सकते हैं, इजराइल तमाम हमले के बावजूद भी बातचीत के लिए उसको लेबनान से करना पड़ता है, तो बहुत सीधा सा है कि आप युद्ध समस्या का समाधान नहीं है, बातचीत समस्या का समाधान है। ऐसे में जो ये बातचीत है, ये काफी अपने आप में एक जिसे कहते हैं ब्रेकिंग द आइस वाली सिचुएशन है। आशुतोष जी, घरेलू राजनीति में वही सरकार कहती है कि जो आपने शुरुआत में कही
कि ऐसा जवाब देंगे कि नक्शे से मिटा देंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे और बहुत कुछ कहते हैं। छोटे से छोटा नेता, बड़े से बड़ा नेता यही बात कहता है कि पाकिस्तान दोबारा जरूरत ना कर पाए, और जिससे आपका एक वोटर है वो बहुत खुश भी हो जाता है। प्रैक्टिकल और कूटनीतिक तौर पर जो अभी मोदी सरकार कर रही है, विरोधाभास नहीं दिखाई दे रहा है? विरोधाभास का कोई असर सरकार की छवि पर नहीं पड़ेगा, खासकर भारत की? देखिए, जो मौजूदा मोदी सरकार है उसकी जो विचारधारा है, ये उस विचारधारा का परिणाम है कि जिसकी वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में बातचीत की संभावना लगभग नगण्य हो गई थी। क्योंकि जो बीजेपी की विचारधारा है, जो हिंदुत्व की विचारधारा है, उसमें पाकिस्तान एक सतत शत्रु की भूमिका में रहता है। और इसलिए आपको अच्छी तरीके से याद होगा, भारत में कहीं भी किसी तरीके का चुनाव होता है तो बार बार कहा जाता था कि हमारे जो हमारे जो विपक्ष के नेता है वो तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, या जब उनके कोई भी समर्थक जो बातचीत की सिफारिश करने वाले लोग थे उनके बारे में कहा जाता था आप तो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। आपको अच्छी तरीके से याद होगा, बिहार के अंदर जब चुनाव हो रहे थे तब गिरिराज सिंह ने कहा था और दूसरे बड़े नेताओं ने भी कहा था कि दरअसल अगर यहाँ पे लालू यादव या आरजेडी अगर जीत गई तो फिर पाकिस्तान में मिठाइयां बटेंगे और पटाखे फोड़े जाएंगे। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब गुजरात के अंदर चुनाव हो रहे थे तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप मढ़ा गया कि देखिए, पाकिस्तान के लोगों के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा गया कि गुजरात में अगले मुख्यमंत्री अहमद पटेल हो। इस तरीके के अनर्गल बातें जिसका कोई सिर पैर नहीं था, इस तरीके की बातें की जाती, लेकिन ये विचारधारा से निकली हुई बातें थी। और इस विचारधारा में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो जिस तरीके से मुसलमानों पर सीधे अटैक करते हैं, उसी के साथ साथ पाकिस्तान पर भी सीधे अटैक करते हैं। तो उसका यह नतीजा था कि मोदी सरकार को ये जताने की जरूरत थी कि पाकिस्तान को अगर कोई सबक सिखा सकता है तो वह है मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी। इसीलिए जब उरी पर हमला हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक की गई। जब उसके बाद जब कश्मीर में आतंकवादी गतिविधि हुई तब भी आपने बालाकोट वाली घटना को अंजाम दिया था, और अब जब पहलगाम हुआ तब आपने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। लेकिन ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक्सपेरिमेंट दरअसल आपको किसी एक सीमा के बाद आगे नहीं ले जा पाते। अब जो बातचीत हो रही है वो जो, जैसा मैंने कहा कि वो इस बात का रियलाइजेशन है कि आपको पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता करनी पड़ेगी। इसीलिए भारत के जो पूर्व जनरल्स हैं, जो सैन्य अधिकारी हैं, जो डिप्लोमेट्स हैं, 2 राउंड की उनकी बातचीत जो हो चुकी है, 1 राउंड की बातचीत कतर में हुई है, दूसरे राउंड की बातचीत किसी एक एशियाई देश में हुई है जिसके बारे में अभी जानकारी नहीं मिल रही है। और जो इंडियन एक्सप्रेस ने जो खबर छापी है वो इस लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल की सहमति बताई जा रही है, और साथ ही साथ जो नेशनल सिक्योरिटी सेक्रेटेरिएट है उसका भी इन्वॉल्वमेंट एक तरीके से बताया जा रहा है। तो जब मोदी सरकार के आने के पहले इस तरीके की ट्रैक टू डिप्लोमेसी, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, साथ ही साथ जिसे कहते हैं बैक चैनल डिप्लोमेसी, ये बार बार होती रहती थी। भारत और पाकिस्तान के जो पूर्व सैनिक अधिकारी हैं, जो पूर्व राजनयिक हैं, साथ ही साथ जो सिविल सोसाइटी हैं, जो साहित्य और कला के लोग हैं, उनके बीच में बातचीत लगातार होती रहती थी और बीच में टटोलने की कोशिश की जाती थी कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में जिस तरीके के झगड़े हैं, क्या उसका कोई निराकरण हो सकता है, क्या उसका कोई समाधान निकाला जा सकता है। तो इन बातचीत के जरिए उसका रास्ता खोजने की कोशिश की जाती रही है। ये आसान रास्ता नहीं, लेकिन इससे कम से कम एक फीडबैक सरकार को मिलता है कि भाई पाकिस्तान में इस वक्त इस तरीके की सोच चल रही है। तो जो ट्रैक्टिव डिप्लोमेसी होता है उसका बेसिक चीज होता है कि जो शत्रु देश है उसका जो पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट है, सरकार है, उसकी मनस्थिति क्या है, क्या वो अब बातचीत के लिए तैयार हो सकती है। अगर बातचीत के लिए तैयार हो सकती है तो कौन सा फॉर्मूला लागू हो सकता है, किन किन चीजों पर सहमति बन सकती, किन किन चीजों पर सहमति नहीं बन सकती, फिर उसी के हिसाब से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने में तो पार्लियामेंट पर हमले के बाद भी जो है करगिल पर हमले के बाद भी पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी तो शिखर वार्ता करने के लिए पाकिस्तान भी गए थे। साथ ही साथ पाकिस्तान के जो पूर्व राष्ट्रपति हैं परवेज मुशर्रफ, वो आगरा में शिखर वार्ता भी हुई थी। तो शत्रु देशों के बीच में भी बातचीत होती थी। लेकिन जिस तरीके से इस देश के अंदर एक बड़ा दक्षिणपंथी तबका पैदा हो गया है जो किसी भी तरीके की बातचीत के पक्ष में नहीं है और हमेशा एक सैनिक समाधान के पक्ष में है, उसकी वजह से दिक्कत पैदा हो रही। आपको अच्छी तरीके से याद होगा पिछले दिनों जब हिमंता बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशियों को लेकर कोई बड़ी टिप्पणी की, तो उसके बाद 3 दिन पहले बांग्लादेश ने भारत के राजनयिक को बुला के एक तरीके से उनके सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
इसलिए मैं कहता हूं कि जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनको कम से कम ऐसी किसी रेटरिक से दूर होना चाहिए जिससे भारत की विदेश नीति को नुकसान पहुंच सकता है। खासतौर पर जो पड़ोसी देश हैं, जो जो बांग्लादेश है, या फिर केरल है, नेपाल है, पाकिस्तान है, क्योंकि ये वो देश हैं जिनके बहाने चाइना लगातार भारत को इंसर्कल करने की आपने कोशिश केरल कर बोल रहा दिया, है। शायद और भारत, केरल शायद आपके मुंह से निकल गया। नेपाल, हाँ नेपाल, मैंने नेपाल कहने का मेरा अर्थ था कि नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान, साथ ही साथ भूटान, बर्मा, ये सारे देश हैं जो हमारे हमारे हमारी सीमाएं उनसे मिलती रहती हैं। और चाइना लगातार ये कोशिश कर रहा है कि वो चारों तरफ से भारत को घेर सके, एनसर्कल कर सके। इसलिए अगर हम इन देशों के साथ शांति वार्ता नहीं करेंगे, अगर इन देशों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेंगे, इन देशों के साथ अगर दोस्ताना व्यवहार नहीं करेंगे, तो फिर उससे भारत को नुकसान होगा। उससे भारत को कोई फायदा होने वाला नहीं। अगर कल पाकिस्तान के साथ मान लीजिए भारत के रिश्ते अच्छे हो जाते हैं, तो उससे फायदा किसको होगा? भारत को ही फायदा होगा। आतंकवादी गतिविधियां रुकेंगी, कमी आएगी उसमें। आशुतोष जी, इस चीज के लिए ये तो बात प्रैक्टिकल बात है और ये होती भी रही है सरकारों में। आपने जैसे कि बताया अटल बिहारी वाजपेयी, तो इसके लिए आपने कहा कि जाने जाते भी थे। लेकिन जिस प्रकार की मोदी सरकार ने का उसका व्यवहार है, इसकी विदेश नीति है, ये क्या इसलिए बात करने पे मजबूर हुई कि वो ट्रंप और आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ का जो एक हिसाब से त्रिकोणीय सीरीज बनी है उनकी आपस में, इसलिए कि ये तो आपस में लगातार बात कर रहे हैं, अगर कोई हमला हो गया तो हम डायरेक्ट बात कर पाए, ट्रंप के बार बार पास कैसे जाने का फायदा? क्या ये रीजन है एक कारण? बिल्कुल, यही मैं कहना चाहता था कि जियोपॉलिटिक्स बदल चुकी है। पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर के पहले का पाकिस्तान था, आज वो पाकिस्तान नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय जिसे कहते हैं ना जियोपॉलिटिक्स की नजर से अगर आप देखेंगे, उसकी भूमिका पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय मंच पे बढ़ी है। लोगों ने ये देखा कि पाकिस्तान एक पीस मेकर भी हो सकता है। वो इतने बड़े युद्ध में जिसपे पूरी दुनिया संकट में फंसी हुई थी, जिसमें बार बार कह रहा था, उसमें उसने एक बड़ी भूमिका निभाई, एक बड़ा किरदार अदा किया है। अगर और उसकी वजह से उसका काफी कुछ योगदान इसमें है, जो ईरान में जो युद्ध हो रहा था उसको रोकने में, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पूरी दुनिया जो है एक आर्थिक संकट में लगातार फंसती जा रही थी। तो जब पाकिस्तान की भूमिका उसमें, पूरी दुनिया ने इस बात को देखा कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति और चीन के और ईरान के बड़े नेता वो किस तरीके से पाकिस्तान गए और वहां पर उनके बीच में बातचीत हुई, तो ये वो तथ्य है जिसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वैसे में जब पाकिस्तान की सेना और अमेरिका ये इतने करीब एक दूसरे के आ गए हैं, और जिसमें कि सीधे आसिफ मुनीर जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति से सीधे फोन करके बातचीत करते हैं और उन पर इतना भरोसा करते हैं ट्रंप कि वो ईरान में एक बड़ी अच्छी भूमिका निभा सके। वैसे में अगर कल मान लीजिए भारत के अंदर कोई आतंकवादी गतिविधि होती है, तो क्या भारत फिर उसी तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च करने की हिम्मत करेगा? और क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे अमेरिका से रिश्ते कोई बहुत अच्छे नहीं है। हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए, लेकिन हमारे रिश्ते अच्छे नहीं है। चीन के साथ तो हमारे रिश्ते जग जाहिर है किस तरीके से हमारे रिश्ते उनके साथ खराब है। तो दुनिया के दो बड़े सुपर पावर्स, एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ चीन, वो अगर पाकिस्तान के साथ है, और अभी आज ही खबर छपी हुई है कि पहली बार चीन के इंजीनियर ने माना है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किस तरीके से उन लोगों ने पाकिस्तान की मदद की है। और यह बात तो पहले से भी जग जाहिर थी कि चीन लगातार पाकिस्तान की मदद कर रहा था, और भारत को बहुत देर बाद ये समझ में आया, मोदी सरकार को बहुत देर बाद ये बात समझ में आई। तो क्या बदली हुई परिस्थितियों में आज भी हम उसी पॉलिसी पे चलें, उसी डिप्लोमेसी में चलें कि पाकिस्तान को घुस के मारेंगे, या जो अगर कोई आतंकवादी गतिविधि होती है तो फिर युद्ध लाजमी हो जाएगा? इसीलिए मैंने कहा कि समझ आई कि ऑपरेशन सिंदूर जारी था और लाल किले पर हमला हुआ, लेकिन उसके बावजूद मोदी सरकार ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। तो कहीं ना कहीं ये समझ भी अब सरकार के अंदर आ रही है कि जिस पॉलिसी को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं, वो पॉलिसी सही दिशा में, सही उद्देश्य को पूरा नहीं करती है। लिहाजा हमें एक दूसरा दरवाजा भी खोलना चाहिए, और जो दूसरा दरवाजा है वो डिप्लोमेटिक दरवाजा है। और इसकी एक शुरुआत हुई, और ये अपने आप में एक बड़ी खबर है कि मोदी सरकार पाकिस्तान से बातचीत के रास्ते को खोलने की दिशा में सोच रही, मैंने कहा खोला नहीं है बट सोच रही है। और अमूमन क्या होता है कि जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी होती है वो औपचारिक तौर पर सरकारें उसको सैंक्शन करती हैं या सरकार की सहमति होती है। अभी तक इसको ट्रैक टू डिप्लोमेसी नहीं कहा जा रहा, अभी तक इसको आधिकारिक तौर पर सरकार इससे नहीं जुड़ी हुई है। लेकिन सिर्फ ये तथ्य अपने आप में कि भारत और पाकिस्तान के पूर्व सेना अधिकारी
और पूर्व राजनयिक या डिप्लोमेट्स एक दूसरे से किसी तीसरे देश में मिल रहे हैं और वहां बातचीत कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही सिग्निफिकेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बातचीत कतर में हुई है और दूसरी बातचीत किसी एशिया के किसी देश की राजधानी में हुई जिसकी जानकारी अभी नहीं। तो अपने आप में ये इंपॉर्टेंट खबर है और कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की सरकार में एक रीथिंकिंग चल रही विदेश नीति को लेकर, पाकिस्तान नीति को लेकर, उसका भी एक प्रमाण है। आशुतोष जी, आप शुरुआत से ये बात कह रहे थे कि हाँ, बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। इसको आप बातों से लग रहा है कि हाँ, इसको आप पॉजिटिव तरीके से देख रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार की जो नीति रही है, विदेश राजनीति रही है, वो तो अपने वोटर्स को भारत में ऐसा माहौल बनाती है, उस पर घरेलू राजनीति में नेगेटिव प्रभाव नहीं पड़ेगा? देखिए, नेगेटिव पड़े या सकारात्मक पड़े या नकारात्मक प्रभाव पड़े, अंततः तो देश के प्रधानमंत्री को, देश की सरकार को यह देखना है कि कौन सी नीति परस्यू करने से भारत का जो राष्ट्रीय हित है वो सुरक्षित होता है। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जब सीज फायर हुआ तो दक्षिण पंथियों ने उसका बहुत विरोध किया, उनमें बहुत ज्यादा नाराजगी दिखाई पड़ी थी और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कदम से काफी नाखुश थे। लेकिन अगर देश के हित में सीज फायर करना जरूरी था तो सीज फायर, अगर सरकार को लगा कि सीज फायर करना जरूरी तो सरकार ने कदम उठाया। मेरा कहना यह है कि इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन नाराज है कौन नाराज नहीं है। मेरा फिर भी मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक लोकप्रिय नेता है, उनकी सरकार इस वक्त एक के बाद एक तमाम चुनावी झंडे गाड़ रही है, इसलिए ये सबसे सही मौका है जब पाकिस्तान के साथ आप नई इनिशिएटिव ले सकते हैं और जिसे कहते हैं ब्रेकिंग द आइस ब्रेक कर सकते हैं। और कौन जाने भारत पाकिस्तान के रिश्ते बेहतर हो जाए। अगर होता है तो ये तो भारत के हित में भी होगा, ये पाकिस्तान के हित में होगा और पूरी साउथ एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स में उसके हित में भी होगा। बिल्कुल। तो अब देखते हैं मोदी सरकार की और पाकिस्तान से बातचीत अगर सरकार के तौर पर, आधिकारिक तौर पर आगे कितनी बढ़ती है और कितना इसका विदेश नीति का भारत को और पाकिस्तान को दोनों को फायदा होता है और तीसरे जो देश हैं जो बीच में बिचौलिया बन के आते हैं उनको दूर करा जाए। अगर ये आगे बात बढ़ती है तो दोनों देशों के लिए अच्छी बात है, जैसे कि आशुतोष जी ने कहा। लेकिन देखते कि मोदी सरकार घरेलू राजनीति में इसका कैसे इस्तेमाल करती है, छुपा के चलती है। जो भी होता है हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।